देखो जो सेकंड थ्योरी अपनी है वो है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी, ठीक है नहीं है। ब्रोंस्टेड लोरी को 1923 में जे एन ब्रोंस्टेड और जे एम लोरी द्वारा दिया गया था, ठीक है नहीं है। इस थ्योरी के कुछ और नाम भी है, प्रोटॉन डोनर रिसेप्टर कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट और प्रोटोजेनिक थ्योरी, ठीक है नहीं है। क्या था इस थ्योरी की खास खास बातें वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। देखो इधर ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जिसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो ब्रोंस्टेड एसिड, दूसरा वर्ड आता है ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। दो प्रकार के वर्ड आएंगे, एक तो ब्रोंस्टेड एसिड और एक ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड कौन होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी भी सॉल्वेंट में जब कभी मिलाए जाते हैं तो उस सॉल्वेंट में प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। जैसे आरएनएस में था मिलाने पर H+ आयन आना चाहिए, वैसे ही ब्रोंस्टेड एसिड जो होंगे वो कौन सा होगा भाई? प्रोटॉन डोनर स्पीशीज, ठीक है भाई। प्रोटॉन डोनर स्पीशीज H+ डोनेट करेगा। क्या करेगा? H+ डोनेट। जो H+ डोनेट करता है वो ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है, ठीक है। इसके अपोजिट अपन ले लेते हैं एनी स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एनी सॉल्वेंट नोन एज ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है कि? तो ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं H+ आयन एक्सेप्टर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ब्रोंस्टेड एसिड वो होंगे जो क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। और ब्रोंस्टेड बेस क्या होंगे? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब समझने की बात करना, समझने की बात सुनना। कोई भी स्पीशीज अगर सॉल्वेंट चेंज होता है तो उसकी नेचर भी चेंज हो सकती है, पहले कह रहा हूं मैं। अगर वो एक सॉल्वेंट में ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो दूसरे सॉल्वेंट में वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर सकता है। समझ में आ गई बात? ये चीज डाल लेना। दूसरी चीज, इन्होंने क्या है, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज में लिया। अभी एग्जांपल्स अपन देखेंगे, ठीक है नहीं है? वो एग्जांपल्स के साथ ही मैं समझा दूंगा इसको कि भाई किस हिसाब से क्या है, ठीक है नहीं है? जैसे मान लो, ढंग से समझना, वाटर है आपका, वाटर, वाटर को हमने अमोनिया के साथ लिया। कहीं के साथ लिया? अमोनिया के साथ। देखो वाटर को अमोनिया में, ठीक है नहीं है? तो वाटर क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? वाटर इसको प्रोटॉन दे देगा, तो ये तो बनाएगा क्या? OH-, साथ में बना लिया इसमें अमोनियम प्लस। कोई दिक्कत? अब हमें पता लग गया ना, इसने अपना H+ आयन इसको डोनेट कर दिया, इसने अपना H+ आयन किसको डोनेट कर दिया? अमोनिया को डोनेट कर दिया। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। कौन? वाटर, ठीक है नहीं है? अगर इसी वाटर को हम HCl में लेते हैं, वाटर को क्या मिलेंगे? HCl में लेंगे, तो HCl से ये प्रोटॉन लेगा? देगा नहीं HCl को, ठीक है नहीं है? तो इस टाइम पे वाटर क्या हो गया? ब्रोंस्टेड बेस हो गया। क्या हो गया? ब्रोंस्टेड बेस हो गया। अब क्या होगी जरा मेरे से पता लगेगा कौन किसमें ब्रोंस्टेड एसिड है और कौन किसमें ब्रोंस्टेड बेस है। तो भैया ये चीज आपको रिलेटिव पीके वैल्यू आपको इनकी याद रखनी पड़ेगी। पीके वैल्यू से होना होएगा। अब आपके सब पीके वैल्यू तो मैं ऑर्डर बता दूंगा आपको, गिने चुने आते हैं, ठीक है? लंबा चौड़ा ऑर्डर बताऊंगा और उसमें से बता दूंगा फिक्स कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जो क्या है आपके एग्जाम में आते हैं, सारे थोड़ी आते हैं, सारे नहीं आते, ठीक है नहीं है, तो वो गिने चुने आते हैं, उनको देख लेंगे अपन, ठीक है नहीं है। तो इसने क्या किया है, मैंने आपको बता दिया कि एक सब्सटेंस दो अलग अलग सोलवेंट में, दो अलग अलग सोलवेंट में क्या शो कर रहा है, देखो आपके सामने एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो इसने एक्सप्लेन कर दिया ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ने। कैसे? क्योंकि आरएनएस क्या है, एम्फोटेरिक नेचर को नहीं समझा था। तो वाटर यहां पे क्या शो कर रहा है बेटा, वाटर यहां पे एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि ये अलग अलग मीडियम में बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। एक बार तो अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो H3O प्लस बनाता है, और अगर वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो OH माइनस बनाता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल नहीं है अपन ने, ठीक है नहीं है। साथ में वर्ड यूज में आए हैं यहां पे दो वर्ड अपन लेंगे यहां पे, एक तो कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एक कॉन्जुगेट एसिड। कौन से यूज मिलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है नहीं है, सॉरी क्या कहा मैंने, सुनो, कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है वो स्पीशीज बनेगी, वो अपन देखेंगे। देखो इधर ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, और ये क्या है, इस ब्रोंस्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस। क्या है भाई, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोल दूं, OH माइनस का, वाटर इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH माइनस। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, केवल 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड में 1 प्रोटॉन ज्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है नहीं। तो सबसे पहला जो अगर बात करें छोटी मोटी एग्जाम में, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, ठीक है नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करना। देखो इधर मैंने कहा यहां पे लिख लेना, कॉन्जुगेट एसिड कंटेन 1 extra proton, 1 extra proton in compare to its conjugate base, ठीक है नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा, 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन रखेगा, किससे, अपने कॉन्जुगेट बेस से। जैसे मान लो कि यहां पे अपन ने वाटर लिखा, ठीक है, अब मेरे को इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कौन होगा, एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, H3O प्लस। तो ये खुद क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। जैसे अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, NH4 प्लस। कोई दिक्कत, मेरे को HNO3 का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, HNO3 का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो HNO3 का कौन सा होगा, H2NO3 प्लस। सबकी कॉन्जुगेट एसिड आप लिख सकते हो, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है कि नहीं, गिव राइज कॉन्जुगेट एसिड और बेस। एक प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड, और एक प्रोटॉन अगर कम है तो कॉन्जुगेट बेस। सीधी सी कहानी है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब इसके 70 एग्जाम्पल आप बना सकते हो चाहो तो, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब जैसे ये है आपका, और भी देख लो आप, अपन बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो आप कर लोगे, HNO3 की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब समझने की कोशिश करना, HNO3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, यही पढ़ाया आपने, लेकिन HNO3 को दो अलग अलग अपन मीडियम में लेते हैं, ले ले मीडियम में। देखो HNO3 को अगर मैं वाटर के साथ ले रहा हूं, H2O के साथ, तो यहां पे आप देखोगे एक तो NO3 माइनस बनेगा, और क्या बनेगा साथ में, H3O प्लस, ठीक है भाई। तो ये क्या है,
ये यहां पे ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, क्या हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये यहां पे ब्रोंस्टेड बेस हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। लेकिन HNO3 को जैसे ही मैं H2SO4 में लूंगा तो H2SO4 तो इसका बाप है, ज्यादा एसिडिक कौन है, H2SO4। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। तो H2SO4 और HNO3 जब रिएक्ट करेंगे तो HNO3 जो है प्रोटॉन लेगा नहीं देगा, किससे, HSO4 माइनस से। ठीक है, नहीं है। और ये वाली रिएक्शन आपको पता है जो नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, उसमें काम नहीं आती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, HNO3 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये वाली होती है HNO3 की स्ट्रक्चर। तो जब ये प्रोटॉन देगा तो यही देगा, और कोई तो जगह ही नहीं है। तो जैसे ही यहां पे प्रोटॉन आएगा, देखोगे आप 2 H हो गए, यहां पे कौन सा चला जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या है, वाटर के रूप में निकलेगा H2O, और क्या बनाएगा, नाइट्रोनियम आयन। क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन। सेम ऐसा काम आप HNO2 के साथ करवा सकते हो, वहां पे नाइट्रोसोनियम आयन नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रोंस्टेड क्लोरीन अपनी हेल्प करेगी। अब आपको क्या लगता है यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह, लेकिन कैसा बेस है ये, वीक बेस। कैसा है ये, वीक ब्रोंस्टेड बेस है ये। और आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह होगा, नहीं, ये है वीक ब्रोंस्टेड एसिड। अरे जब दो ताकतवर आदमी मिलते हैं तो दोनों को डर लगता है कि वो पहले हमला न कर दे, पहले वो हमला नहीं करे। हल्का सा फर्क है एसिडिक स्ट्रेंथ में, H2SO4 की थोड़ी सी ज्यादा होती है HNO3 की कंपेयर में। ठीक है, नहीं है, इसीलिए वो वीक ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा कि हाँ ठीक है यार, दे देगा तो अपन प्रोटॉन दे देंगे तो ले लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत बड़ी बात है नहीं है। और ये वीक किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक ब्रोंस्टेड बेस की तरह। किसकी तरह, वीक ब्रोंस्टेड बेस की तरह। इच्छा तो नहीं है इसकी लेने की, क्योंकि खुद क्या है, एसिडिक है, जबरदस्ती दे रहा है ये इसको, चलो ठीक है ले लेते हैं यार। ठीक है, नहीं है, तो इस हिसाब से चलता है, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब सुनना मेरी बात गौर से कि ये तो बात हो गई आपकी बेसिक थ्योरी की, भाई कौन आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा, कौन कॉन्जुगेट बेस होगा, क्या एम्फोटेरिक नेचर होती है। ठीक है कि नहीं है, ब्रोंस्टेड क्लोरीन कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो अपन को समझना है वो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को समझना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, कि बिना एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पूछे हुए हैं कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, और आएगा इनमें से एक आएगा, जैसे फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। इसमें क्या है बेटा, HF, ठीक है, और SbF5, जिसको अपन सुपर एसिड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। हाँ जी, तो ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड है, ये मैजिक एसिड है, बहुत बार पूछा हुआ है ये मैजिक एसिड। और ये कार्बोनेट सुपर एसिड है, HCHB11 और C11। ठीक है, नहीं है, ये है फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और एक होता है ट्राइक्लिक एसिड। ये सारे के सारे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं होता। केवल अपन कंपैरिजन के रूप में केवल और केवल किसको लेते हैं, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को। अब देखो वो कंपैरिजन क्या है, ये आपका ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड की, फिर HClO4 की होती है, फिर HI की होती है, फिर H2SO4 की होती है, HBr, HCl, और ये देखो सल्फोनिक एसिड आ गया आपका। ठीक है, नहीं है। हाँ जी, ये आपका कौन सा है, एरोमेटिक, और ये कौन सा है, एलिफेटिक। कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट में है आपका H3O प्लस HNO3, HF और HNO2। यहां तक जो होता है मामला वीक होता हुआ चलता है, बस ये वीक की कैटेगरी आ गई। इससे पहले तक आप मान सकते हो कि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी। लेकिन ब्रोंस्टेड क्लोरीन की एक समस्या और है, वो क्या है, ये क्लियरली नहीं बोलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और वीक किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सोलवेंट के ऊपर। कैसे, देखो इधर
HNO3 वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। HNO3 वाटर में किसकी तरह बिहेव कर रहा था? किसकी तरह? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि H2SO4 HNO3 में वीक किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वीक एसिड की तरह। जबकि H2SO4 को वाटर में डालो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें डालोगे तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, उतना आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। क्योंकि वाटर तो क्या है? वाटर तो है लेवलिंग सॉल्वेंट, जिसमें कोई भी डालो 100% आयनाइज होगा। वाटर तो क्या है? लेवलिंग सॉल्वेंट है, जिसमें आप कोई भी डालो, एसिड डालो, कोई सा भी एसिड डालो 100% आयनाइज होगा ही होगा, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देना। जबकि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट भी होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, ज्यादातर जो है सारा जो ये ऑर्डर अरेंज किया गया है, ये किसके हिसाब से किया गया है? ऑर्डर अरेंज किया गया है, ये वाटर और एसिडिक एसिड में आयोनाइजेशन के हिसाब से अरेंज किया गया है। ठीक है कि नहीं है? तो H2SO4 को अगर वाटर में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसी H2SO4 को HNO3 में डालोगे तो क्या हो गया? वीक एसिड होगा, नहीं हुआ? बस यही है कहानी, और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपन को ये ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को अपन फॉलो करें। देखो मेनली तो यही आपकी इनऑर्गेनिक वाले यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं, HNO2 तक। फिर आते हैं ऑर्गेनिक वाले। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया, H2S हो गई, HCN हो गया, फिनोल हो गया, एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया। आपका एरोमेटाइजेशन आ रहा है यहाँ पे 6 पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिर अमोनिया हो गया, फिर ये वाले कौन से हो गए? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ गए आपके यहाँ पे, देखो आ रहे नहीं आ रहे। फिर एसिटिलीन है, 3 फिनाइल ग्रुप वाला है, 2 फिनाइल ग्रुप वाला है, अमोनिया वाला है, सिंगल फिनाइल ग्रुप वाला है, ठीक है नहीं है, एलाइल ग्रुप वाला है, पीएच ग्रुप वाला है, CH2 वाला है, साइक्लोप्रोपेन है आपकी, और फिर लास्ट में क्या है? CH4। बहुत सारे इसमें से हटा दिए मैंने, ठीक है नहीं है। हालांकि कहीं कोई मतलब इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। एसिटिलीन का अपन को पता है कि ये कितना एसिडिक होता है, एसिटिलीन का अपन को पता है बेटा, ठीक है नहीं है। और इसका पूरा ऑर्डर अपन को चेक करना है, अल्कोहल का पूरा ऑर्डर चेक करना है अपन को, फिनोल का पूरा ऑर्डर चेक करवाऊंगा आपसे। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली सीरीज होती है SO3H वाली, इसका भी मैं बताऊंगा, जिसमें आपका बहुत सारे अलग अलग जो है एसिड आएंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरी की पूरी डिटेल से, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। चलें अब चलेंगे अपन इसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। ब्रोंस्टेड लोरी का आपने कंसेप्ट तो सीख लिया, कॉन्जुगेट एसिड भी सीख लिया, कॉन्जुगेट बेस भी सीख लिया, अब एप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जो पहली चीज है वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये पूछ लिया जाता है, कोई भी रिएक्शन दी जाएगी उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से पेयर, ठीक है नहीं। तो अभी जो एग्जांपल अपन ने लिया था वाटर और अमोनिया का, वही ले लेते हैं। ये देखो आराम से, इसमें क्या दिया? वाटर ने क्या दिया बेटा? H+ दिया, अमोनिया ने H+ दिया, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब यहां पे आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ये ब्रोंस्टेड बेस है, ठीक है। और इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर होती है इक्विलिब्रियम में है तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन लेगा, और ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन देगा, ठीक है नहीं है। अब समझने की कोशिश करना आगे, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। तो इनको मैं 1-1 से दे देता हूं, तो ये आपकी क्या बन गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बन गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसको भी मैं दे देता हूं कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, इनको 2 नंबर दे देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गए? ये भी पेयर बन गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नंबर 2। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक एसिड एक बेस पार्टिसिपेट लेता है तो 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, उनको पहचानना जरूरी है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में
केवल और केवल 1 प्रोटॉन का आपको डिफरेंस मिलेगा। समझ में आई? तो पेयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन इसका कैसे पेयर है। अब जैसे बात करूं मैं H2SO4 और SO4-2, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, और 2 प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल और केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है भाई? जैसे ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, लेकिन ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया। 2 प्रोटॉन का डिफरेंस कोई मतलब वाली बात नहीं होती। ठीक है नहीं है? इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, अपन चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है नहीं है? इसी प्रकार से आप और भी हैं, चेक कर सकते हो आराम से। जैसे HNO3 और NO3-, ये आपकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। दिख रहे हैं आपको? HClO4 और ClO4-, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है नहीं है? H3PO3 और PO4-3, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? नहीं है। कितने प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया? बोले सर आपने तो सरासर बेईमानी कर ली। 3 प्रोटॉन का डिफरेंस आता है, 2 तक का भी चलता, लेकिन यहां तो वो भी नहीं चल रहा। ठीक है नहीं है? तो H3PO4, H2PO4-, ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इस टाइप के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चले नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो अपन देखेंगे। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, या अपन बोल दें दूसरा रिलेटिव strength of conjugate acid base, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट को बिल्कुल सीधा सीधा अपन पढ़ेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है? अगर एक कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा, उल्टा। ठीक है नहीं है? क्या बोला मैंने? इफ कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग then its conjugate base will be weak, conjugate base will be weak and vice versa। कर लो ये। अगर कॉन्जुगेट एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? आपका वीक होगा। और रिवर्स भी बोल सकते हो आप कि अगर कोई कॉन्जुगेट बेस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी क्या होगा? वीक होगा। तो अपन ये कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इसके लिए बहुत जरूरी है अपन को कॉन्सेप्ट को आना। ठीक है? तो देखो इधर आप समझने की कोशिश करना। पहले मैं बात समझा देता हूं आपको। एरियो रूट, आपसे बात हुई थी एरियो रूट की, हुई थी नहीं हुई थी? ये एरियो रूट क्या होता है? इसमें सबसे पहले जब एसिडिक स्ट्रेंथ अपन डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले एटम्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एटम्स की रिएक्टिविटी की। नेगेटिव एटम आ रहा है वो स्टेबलाइज है कि नहीं है।
यानी कुल मिला के बात ये है कि नेगेटिव एटम आ जाए, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसके बाद में जो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबलाइज है उसके हिसाब से, यानी कि यहां पे सीधी सीधी अपन गणित बोल दें। देखो इधर अभी समझना, एरिया रूट समझो ना। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी की चेक करनी है आपको, तो आपको देखनी पड़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि आपका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, और उस स्टेबिलिटी का फंडा एरियो रूट से चलता है। किससे चलता है? एरियो रूट से। क्लियर है? तो एरियो में क्या होता है वो बता देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि यहां पे अपन को बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करनी है। ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी काम में आता है, उसको भी अपन को देखना है। ठीक है नहीं है? चले एरियो रूट के ऊपर। चलो देखो एरियो में क्या है बेटा, यहाँ पे जो अपन बोल रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है नहीं है? और यहां पे ये कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अपन नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस की बात करेंगे। ठीक है नहीं है? तो आपको पता है जब कोई भी चार्ज आता है उसको स्टेबलाइज जो है करना, ठीक है नहीं है, वो केवल दो ही है। देखो कुल मिला के बात ये है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है नहीं है? मैंने यहां पे न तो पॉजिटिव बोला है न नेगेटिव बोला है, ये कॉमन कंसेप्ट है। ठीक है? चार्ज डेंसिटी वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है नहीं है, स्टेबल तभी होगी जब या तो वो लो हो जाए या फिर डीलोकलाइज हो जाए। क्या हो जाए? डीलोकलाइज हो जाए। क्या कहा मैंने? चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो चाहे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, स्टेबल तभी होगी या तो उसको कम कर दो या उसको घुमा दो, सर्कुलेट कर दो। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये कंसेप्ट जो है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और आपके एसिड बेस सब जगह ये कंसेप्ट लगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कंसेप्ट। ठीक है नहीं है? मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो। कोई सा भी चार्ज आए उसकी चार्ज डेंसिटी को आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है या फिर डीलोकलाइज करना है। ठीक है नहीं है? अब जो एरियो रूट है इसी कंसेप्ट के ऊपर चलता है। क्या बोलता है एरियो रूट? एरियो रूट में ए जो है वो कहलाएगा एटम्स बेयरिंग चार्ज। कि सबसे पहले अपन को यह देखना है कि कौन सा एटम है और कौन से एटम पर चार्ज है। ठीक है नहीं है? क्या वो उसको धारण करने योग्य है भी नहीं है। दूसरा है, सेकंड वर्ड है वो है रेजोनेंस का। ठीक है भाई? रेजोनेंस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना। ये मान के चलना कि रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट अपन यहां पे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। अब रेजोनेंस किस हिसाब से आपको यूटिलाइज करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा रेजोनेंस का, देख लेना। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी मैंने करवा दिया है। ठीक है? इसको भी देख लेना। और लास्ट है ऑर्बिटल्स। आपको यहां पे मैं बताऊंगा ऑर्बिटल्स में कि कौन सा चार्ज किस ऑर्बिटल में रह सकता है, किसमें नहीं रह सकता। तो एरियो का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर चलता है। ठीक है नहीं है? मैनोमिक डिवाइस होता है। आजकल क्या करते हैं, मैनोमिक डिवाइस में ये कंसेप्ट डाला, इस हिसाब से आया और एसिड की स्ट्रेंथ आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटम्स बेयरिंग चार्ज में, नंबर 1 पे। ठीक है? एटम्स बियरिंग चार्ज। ठीक है भाई? हाँ जी, आपको अच्छी तरह पता है बेबी को बेस पसंद है और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज पसंद है। पता है? पता है कि नहीं पता?
तो अगर अपन बात करें, देखो आराम से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर आ गया। अगर बात करें अपन CH4 अमोनिया, समझ में, CH4 अमोनिया हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूं, CH4 अमोनिया, और यहां पे कौन आएगा बेटा, वाटर, और यहां पे HF, ठीक है। तो ये तो अपन क्या बोलते हैं, इन द पीरियड में लेफ्ट टू राइट, और यहां पे जो चलेगा HCl, HBr और HF। आपको पता होगा H2SO4 को टक्कर दे रहा था HI, दे रहा था नहीं दे रहा था, जबकि HF कहां पड़ा था आपका, HNO2 के साथ पड़ा था, वीक एसिड के साथ, ठीक है कि नहीं है। अब देखो इधर आप समझना, ये डाउन द ग्रुप है। सबसे पहले अपन डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं, या पहले इसकी कर लेते हैं, चलो, ठीक है कि नहीं है। अगर अपन इनसे प्रोटॉन की डिमांड करते हैं तो सबसे इजीली प्रोटॉन कौन दे देगा, ये। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि इधर से इधर चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, Ka इंक्रीज हो रही है ना, और pKa की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो ये चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, Ka की वैल्यू बढ़ रही है, और pKa वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन टू एटम्स। क्या है भाई कंट्रोलिंग फैक्टर, यहां पे कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा है बेटा, बस ये जानना। यहां पे क्या हो रहा है, आप इधर से इधर चल रहे हो तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन बिटवीन एटम्स वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, ठीक है नहीं है। और इजीली क्या करेगा ये, है ना, ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा। आप क्या सोच रहे हो, फास्फोरस के हाइड्राइड, सल्फर के हाइड्राइड, सिलिकॉन के हाइड्राइड, इनमें नहीं लगेगा, इनमें भी ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है नहीं है। और जबकि डाउन द ग्रुप अपन चलेंगे, नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे, तो भी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, Ka इंक्रीज हो रही है, pKa आपकी डिक्रीज हो रही है। अब यहां पे जो कंट्रोलिंग फैक्टर था, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, यहां पे क्या था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, और जबकि यहां पे कंट्रोलिंग फैक्टर जो होगा वो होगा साइज। क्या होगा, साइज, हाँ, ठीक है नहीं है। तो अपन को ये पता होना चाहिए, साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, एटम के ऊपर कम हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, साइज बड़ी होती है तो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला फैक्टर क्या था, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी कंसेप्ट ले सकते हो, लेकिन आप जब चेक करोगे 2.5, 3.0, 3.5 और 4, आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में देखोगे 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि इधर चलोगे तो देखो ये 2.8 के आसपास है, 2.7 के आसपास है, 2.6 के आसपास है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है नहीं है। ये 2.8 तो गलत लिख दिया मैंने, 3 के आसपास होती है। आप यहां से देखोगे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में न के बराबर डिफरेंस है, जबकि यहां पे एक आपको बल्क डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इधर डोमिनेंट फैक्टर कौन था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इधर डोमिनेंट फैक्टर कौन है आपका, साइज। क्लियर है, आयोडीन की साइज बड़ी होती है इसलिए चार्ज डेंसिटी वहां पे कम होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बटे वॉल्यूम। तो चार्ज तो सेम है इनके ऊपर, -1, और जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। कोई दिक्कत, यहां पे साइज का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए कंट्रोलिंग फैक्टर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लो एक आपके पास आ गया CH3 नेगेटिव, एक आपके पास आ गया NH2 नेगेटिव, एक आ गया OH नेगेटिव और एक आ गया F नेगेटिव। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है,
ये समझ में आया? ठीक है, तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कभी भी देना है तो हमें डायरेक्ट नहीं चलना है, पहले अपन इनको कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, प्रोटॉन दे दूं कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको भी प्रोटॉन दे देता हूं कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और हमने ये देखा कि ये किसका ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसका मतलब इन चार में से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, हाँ भाई, और इन चार में से ये वीक एसिड हो गया, वीक एसिड। तो अभी क्या समझाया था? जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वीक बेस, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा इनका? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट कर सकते हो आराम से, देखो बिल्कुल सिंपल था। इसी प्रकार से अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इनकी मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा हूं, वही क्वेश्चन मेरे पास। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। HF HCl HBr और HI कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर लिया, और हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये वीक बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका? वीक बेस वीक एसिड। तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप चाहो जिसका डिटर्मिनेशन कर सकते हो, आप चाहो तो देखो इसका भी कर सकते हो, SbF6 माइनस का, ClO4 माइनस का, HSO4 माइनस का, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और I माइनस का आपको पता है भाई कैसे करना है इसको। पहले कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करो, फिर उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ दो, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देने के बाद जो स्ट्रॉन्ग आएगा उसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? वीक होएगा, ऑर्डर आ जाएगा। कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका आप खुद करना। देखो इधर, अगर मान लो कि मेरे पास 3 ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, एक NH2 ग्रुप है और एक SH ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, ये ठीक है नहीं है? काई में एक ही कंपाउंड में, कंपाउंड दूसरा नहीं है, एक ही कंपाउंड है, मान लिया। और हम क्या कर रहे हैं, इनको वन इक्विवेलेंट बेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? वन इक्विवेलेंट बेस। तो आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले निकलने वाला प्रोटॉन कहां से निकलेगा? यहां से या यहां से? ठीक है, तो अपन किसके पास जाएंगे? एरियो रूट के पास जाएंगे। तो एरियो में सबसे पहले ए से डिसाइड करेंगे। देखो आप ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? वही नेगेटिव। और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज कौन सा आएगा? इनमें से सबसे स्टेबलाइज कहां है? सल्फर के ऊपर है ना, स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखो इधर आराम से देखो, अभी ये समझाया मैंने और क्या किया है। ये देखो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल होएगा, ठीक है नहीं है? किसका? सल्फर का आपका कॉन्जुगेट बेस। कर लोगे आराम से। तो इससे ज्यादा क्या होगा? आपका एसिडिक ज्यादा होगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस अगर बनेगा तो वो स्टेबलाइज ज्यादा होगा। इधर से इधर चलेंगे भी तो भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कंसेप्ट ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ये था एटम बेयरिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट, जो आपको पता होना चाहिए भाई, किस प्रकार से अपन इसको मूव करवाते हैं, किस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। देखो इधर आराम से देख लो, और चार्ज डेंसिटी के पीछे ही चलना है।
इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से प्रोटॉन निकल सकता है, कहां से नहीं निकल सकता, ठीक है कि नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है। कल जो है पूरा रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल वाला पोर्शन जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक में अटैच हो जाएगा वो वीडियो, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको अपन बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपन साथ में ले लेंगे, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।